प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैं साथ साथ मार्क करता जाऊंगा आप भी साथ साथ मार्क करते जाएंगे। इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा वो अपने साथ में मार्क करने हैं, और इसके अलावा इसमें जितने भी आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी आप साथ साथ मार्क करेंगे। तो ये आपने साथ साथ मार्किंग करनी है अपने टॉपिक्स की, और ख़ास तौर पे जो है वो ऑब्जेक्टिव की साथ साथ मार्किंग करनी है। जस्ट आपकी बुक का टेक्स्ट है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ही आपके सामने इस वक्त आ रहा है, तो आप अपनी बुक खोल के उस पर मार्क कर सकते हैं साथ साथ। तो द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स इज नॉट हिडन फ्रॉम टुडे ह्यूमन। हमें मतलब पता है कि फिजिक्स का हमारे हमारे से हिडन नहीं है। हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स के बारे में जो हमें हमारे नॉलेज में आई है वो फिजिक्स की वजह से। आज हम इस मीडियम के जरिए से बात कर रहे हैं, या आज ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, तो ये फिजिक्स के और साइंस के नॉलेज की वजह से है। और ये जो स्टडी है ये सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके गैलेक्सीज तक को डील करती है। यानी छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में भी हम इसमें पढ़ लेते हैं, और बड़े से बड़ी गैलेक्सीज और हेवनली बॉडीज जो है उनको भी पढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हम सेकंड ईयर में कुछ मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तक जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ते हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया। इसके बाद हम जो है वो जितनी भी नेचर है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि नेचर जो है वो हम ऑल अराउंड जितना भी कुछ देखते हैं वो सारी चीज़ नेचर है। तो इस नेचर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको किसी लॉ के, किसी प्रिंसिपल के अंडर रखते हुए स्टडी करते हैं। हम उसको उसको नेचर को लिंक करते हैं कि किसी वो लॉ से बनी हुई है। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को एग्जांपल देता होता हूँ कि हमारी जो नेचर है, या हमारी जो यूनिवर्स है, ये डिजाइंड आर्किटेक्चर की तरह है जो मखसूस रूल्स पे एंड लॉजिक्स पे बना हुआ है। और वो जो आर्किटेक्ट, जो डिजाइनर है, उसने जिन रूल्स पे इसको बनाया वो डेफिनेट है, यानी ये उन्हीं रूल्स पे वर्क करता रहता है, और उन्हीं रूल्स के ऊपर ये जो है वो हमें जो है वो अ, उसके रूल्स को जब हम पढ़ लेते हैं या हम स्टडी कर लेते हैं तो उन्हीं रूल्स के अगेंस्ट जो है हम इनको डील कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है फैसिलिटी होती है। तो अब हमारे पास जितने भी आर्किटेक्चर में हम स्टडीज पढ़ते हैं कि भी ये किस रूल पे बनी है कोई चीज़, तो हमें ये पता लगता है कि ये इसमें कोई ना कोई लॉ यूज हुआ था, कोई फिजिक्स है, कोई मैथमेटिक्स यूज हुई थी। तो जो हमें नेचर को स्टडी करने के लिए लॉज यूज होंगे वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो हमें फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी बेसिक जो है वो यहाँ तक अप्रोच है। अच्छा, अब आते हैं ये इसमें आप लोगों ने जो मार्क करना है वो इसमें आप लोगों ने अर्शिमीदस प्रिंसिपल को, न्यूटोनियन लॉज को मार्क करना है कि ये क्या चीज़ें हैं। न्यूटोनियन लॉ या अर्शिमीदस प्रिंसिपल क्या चीज़ है। अच्छा, न्यूटोनियन लॉ क्यों इस्तेमाल होता है, ये अपने पास जो है ना मार्क करना है। ये कि एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है आपको यूज़ हो सकता है। ये आपके पास न्यूटोनियन लॉज जो हैं वो किस मकसद के लिए यूज होते हैं। ये इट एक्सप्लेन्स नेचर एंड द occurrences नेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लॉज। ठीक है, ये जो है वो नेचर में, ये एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है कि आपके पास है नेचर की अक्रेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो मोस्टली लॉज इस्तेमाल होते हैं उनमें से कौन कौन से फॉलोइंग लॉज जो हैं वो हैं। तो वो जो फॉलोइंग लॉज हैं उनके अंदर जो है वो एक ऑप्शन अगर गिवन हो, अर्शिमीदस लॉ प्रिंसिपल एंड न्यूटोनियन लॉ, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस जो स्टार्टिंग है इसमें इसके अलावा कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने उसको आपके सामने रख दिया कि ये दो चीज़ें जो हैं वो एक लॉज, जो जितने भी फिजिक्स में जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपने उनको लाजमी नोट करना है। अगर आपकी बुक में नाम आ गया ना तो एटलीस्ट डेफिनेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। व्हाट्स एवर कहीं पे भी आ जाए, ये मैटर नहीं करता। तो इसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स इज मोर क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इधर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन स्टेटमेंट है। आप जब इसको सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी पड़ेगी कि फिजिक्स जो है वो सिर्फ, हमको ये नहीं है कि हम कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दें कि ये कॉन्सेप्ट है जी, इसकी ये डेफिनेशन है, और हम उसको कैलकुलेट ना करके दें। हमें हमेशा फिजिक्स के टॉपिक्स में एक डिस्क्रिप्शन देनी होती है टॉपिक की, कि ये हमारे पास जो ये आप जैसे कि नाइन्थ टेंथ में कूलम लॉ पढ़ के आए हैं, तो आप बताते हैं कि कूलम लॉ इज दी
is the law defined by Coulomb to explain the forces of attraction between two charged particles. तो ये तो होगी डिस्क्रिप्शन, हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि ये जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पे वो लॉ खत्म नहीं होता, यानी लॉ वो इनकम्प्लीट होगा, वो लॉ कहलाएगा ही नहीं जब तक कि उसके साथ आप ये नहीं लिखेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q2 है और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। ये कंप्लीट आप जब तक मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं देंगे तब तक आप इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक लॉ है। जाते हैं फिजिक्स इज मोर क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। मैं इस चीज की बात कर रहा था, ये जो है ना स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने हमेशा याद भी रखनी है कि फिजिक्स जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव है रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। अब क्वांटिटेटिव से क्या मुराद है? क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि आपके पास उसकी कोई ना कोई कैलकुलेशन एग्जिस्ट करती होगी एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट समथिंग, और जो आपके पास कैलकुलेशन एग्जिस्ट करती होगी तो वो आपके पास क्वांटिटेटिव होगी, यानी उसकी आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव ये चीज है कि जैसे हम एक चीज हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में बयान कर दें कि ये ऐसे है। तो ये जो क्वांटिटेटिव है वो कैलकुलेशन से जो है वो ताल्लुक रखता है, तो इसलिए फिजिक्स जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव है। बल्कि ये बात आप अपने तमाम एग्जाम में याद रखेंगे कि अगर आपके पूरे के पूरे सिलेबस में कहीं भी कोई फार्मूला कैलकुलेशन दी गई है तो आपने उसे यूज करना है हमेशा अपने आंसर में। आप अगर आंसर में उसको यूज नहीं करेंगे तो वो आपके पास है जो उसका आंसर है वो इनकम्प्लीट तस्वुर होगा। अब प्रिसाइज के लिए जो है वो हमारे पास है फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट फिजिक्स इज ऑलवेज इंडीड ऑफ एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट का। तो अब जो क्वेश्चंस हमने इसमें आंसर करने हैं वो कहता है कि व्हाट इज मून, मून क्या है, व्हाट इज सन, सन क्या है आपके पास, इसके बाद आपके पास यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई, एट सम पार्ट ऑफ द डे कुछ लाइट होती है कुछ डे में लाइट नहीं होती है, तो ये ऐसा क्यों होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम आंसर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, और ये आपको इंशाल्लाह साथ साथ समझ आने लग जाएंगी। तो यानी ये जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ईयर का एंड सेकंड ईयर का, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझते होंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि जल्दी से थोड़ा सा टॉपिक की तरफ वापस आ जाएं हम। कि मेरे पास अब है सम सब्सटेंस लाइक लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग, कुछ चीज़ें लिविंग है और कुछ चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग है। तो ये एक हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होगी साइंस में कि एक लिविंग को डील करेगी और एक नॉन लिविंग को डील करेगी, और जो लिविंग को डील करेगी वो हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंसेज होंगी और जो नॉन लिविंग को डील करेंगी वो हमारे पास फिजिकल साइंसेज होंगी। मोर ओवर फिजिकल साइंसेज में 3 ब्रांचेज आ जाएंगी जो कि हमारे पास है। फर्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आएगी वो फिजिक्स आएगी, देन केमिस्ट्री, देन एस्ट्रोनॉमी आएगी। तो इसके बाद हम फिजिक्स की डेफिनेशन यहाँ हमें बताई जा रही है कि फिजिक्स में बी डिफाइंड विद सो मैनी डिफरेंट वर्ड्स। फिजिक्स जो है वो बहुत सारे डिफरेंट वर्ड से डिफाइन की जा सकती है, लेकिन जो यहाँ पे यूज कर रहा है वो जो कि जिस पे सब एग्री जब सबका एग्रीमेंट है वो है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अच्छा ये यहाँ पे आप एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 के नाम से लिख लें इस जगह पे Q1, और ये क्वेश्चन 1 आपके पास है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन चेंजिंग आवर वर्ल्ड। ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पे जो है पूछा जा सकता है, यानी एक कॉन्सेप्चुअली पॉइंट है कि आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस, इसमें जो कुछ लफ्ज याद रख लें तो इसको इजीली आंसर कर सकेंगे कि ये कम्युनिकेशन जो वर्ड है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जैसे कि हम आपस में इस वक्त एक लाइव कॉल के ज़रिए पे मौजूद हैं, तो ये हमारे पास जो कम्युनिकेशन है ये भी इसी वजह से एग्जिस्ट कर सकता है कि हमारे पास साइंस का और इसका नॉलेज मौजूद है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नंबर 2 आप हाईलाइट कर लें कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास जो है वो इस वजह से आया है, डेवलपमेंट है। और इसके बाद ये ब्रॉडकास्टिंग जो है, ये इस टर्म को समझने, ब्रॉडकास्ट ये होता है कि आपने कोई एक मैसेज मल्टीपल लोगों पर पहुंचाना, ये आपके पास ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो आप एक सिग्नल थ्रो करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपके पास क्या है कि आपके पास जो इस वक्त जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है जिसके मदद से टीवी और
आप केबल वगैरह यूज़ करें या सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है कि हम इस काबिल है कि हमने ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की है। तो ये 4-5 थिंग्स हैं। और उसके आपने जो याद रखनी है, जीपीएस सिस्टम जो हम लोकेशन ट्रैक करते हैं कि कौन किस जगह पे मौजूद है, या मोस्टली पहले ये मिलिट्री और मिसाइल डिफेंस में यूज़ होता था, अभी आजकल जो है वो नेविगेशन में यूज़ होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ये आप जो है ना याद रखेंगे कि इन को आपने साथ में ये किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आप यूज़ करना पड़ सकता है आपको। तो ये इस तरह से, और ये कैसे वाइटल रोल प्ले करती है ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी की बदौलत है, तो इन दैट वे दिस प्लेज एन वाइटल रोल। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या चीज़ है। आप किसी चीज को देखते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको कोई चेयर नजर आती है, कोई टेबल नजर आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है, तो उसके बारे में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी। यानी उसको मैं कह देता हूँ कि उसका नाम एम है, तो वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये होगी कि क्या वो लाइटर है या हैवियर है। या आप चलिए उसे टच नहीं करते तो आप उसे देखेंगे क्या वो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। अगर वो मूव नहीं कर रहा तो आप कहेंगे ये रेस्ट पे है। तो दूसरी बात, अगर मूव कर रहा है तो आप कहेंगे ये मोशन में है। तो आइदर वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि उसका कोई वो इजी टू मूव है। अगर वो इजी टू मूव है तो उसका कोई लेस मास है, यानी जो आपने उसको टच करके जो उसको उसकी पोजीशन चेंज करके जो आपने चीज एक्सपीरियंस की वो मास था। अगर वो डिफिकल्ट टू मूव है, यानी उसको आपने मूव करने लगे लेकिन वो जरा हैवी था आपके लिए, तो डिफिकल्ट टू मूव आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डिफिकल्ट टू मूव सम ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपके लिए हैवियर हो जाएगा। उसके अंदर जो आपने प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस किया, यानी जो प्रॉपर्टी आपने फील की है, उसका नाम मास होगा। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन जो आपने ली, आपने मेंटली प्रिसीव की, इसको मास कहेंगे। इसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन जो आप लेंगे कि वो अगर आपने उसको मूव किया तो आपने उसे कोई ना कोई जगह जो है उसकी चेंज की। तो जो जगह चेंज किया है, जिधर से जिधर तक लेके गए हैं, वो जो जगह है उसको आप मेजर करेंगे कि कितना, हाउ फार, कितनी दूर हम लेके गए हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अभी ये बात नहीं हो रही कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन करने का मेथड अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेजरमेंट्स हम डेवलप कैसे करते हैं, या कैसे हमने की हैं, या हमने कैसे इसको हमें कैसे ये पता लगा कि हमने मेजरमेंट कैसे करनी है। पहली चीज आपको ये पता लगी कि आप वो भारी है या लाइटर है, तो आपने उस चीज का नाम जो आपने ज़हनी तौर पे एक्सपीरियंस किया, मेंटली तौर पे आपने उसे फील किया कि इसको इजी टू मूव है या हार्डर टू मूव है, तो वो मास था उसका। दूसरा, आपने उसकी पोजीशन मेजर की कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। तीसरा, जब आपने उसे उसकी उस ऑब्जेक्ट की जगह चेंज की, तो आपने ये देखा कि वो जल्दी आपने मूव कर लिया या देर से मूव कर लिया। इसका मतलब हाउ फास्ट, क्या कितना टाइम लगा आपको उसको मूव करने में, और आपने कितना ज्यादा दूर तक मूव कर लिया ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ही एक ऑब्जेक्ट को, जब आपने, एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को जब वो पकड़ता है पहली दफा, जब वो दुनिया में जो है वो आने के बाद चीजों को रिसीव करने लगता है, तो जब वो इस काबिल होता है कि वो हाथ ला के किसी चीज को पकड़ सके, तो वो सबसे पहले चीजों को पकड़ के ये ऑब्जर्व करता है कि वो भारी हैं या उनके वो लाइटर है, उनका मास एक्सपीरियंस करता है। देन वो उसकी जगह चेंज करता है, और उसको फिर दूसरा सेंस ऑफ आता है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। देन तीसरा उसे पता लगता है कि जल्दी उसने मूव कर लिया था या लेट। तो ये इंसानी इंट्यूशन है, मेंटली तौर पे इंसान जो है वो इतना इस कैपेबल है कि वो फौरन इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। ये अलग बात है कि हमने उनका नाम रख के उनको टर्म्स को डिफाइन करके जो है वो स्टडी करना शुरू कर दिया, तो साइंस बन गई या फिजिक्स बन गई। अच्छा, इसके बाद हम मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इन चीजों को हम जो है ना क्वांटिटीज कहते हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है, इसको अब आगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख लेते हैं। क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर द फाउंडेशन फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो फाउंडेशन है उसका नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटीज को, कि यहाँ पर आपने फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो आपके लिए फाउंडेशन है फिजिक्स की। तो ये आप जो है वो ज़हन में मार्क कर लें कि ये फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है। इसके बाद इनकी एग्जांपल दी गई है कि ये वाली लेंथ, मास, टाइम वगैरह ये क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इनके 2 ग्रुप्स हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ भी है। एक ग्रुप है बेस ग्रुप, और एक है आपके पास ड्राइव ग्रुप, यानी एक बेस क्वांटिटीज है और एक ड्राइव क्वांटिटीज है। तो अब आ जाता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज में, बेस क्वांटिटीज में। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी, ये 2 किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, ये आपने ध्यान में रख लेना है। और ये बेस की
दी गई है। बेस क्वांटिटीज आर, यहाँ पे आपके पास बेस क्वांटिटी मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन विच टर्म इन द टर्म विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड। वो मिनिमम नंबर जिसमें आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, अपने पास मार्क भी कर लीजिएगा साथ में। और इसकी जो एग्जांपल है वो ये है, मास टाइम एंड टिपिकली ये आपके पास इसकी एग्जांपल है। तो इसमें इसमें अब फिजिकल क्वांटिटी डेवलप कैसे होती है, कैसे क्वांटिटी क्रिएट होती है। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आपने मेजरमेंट कैसे करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, कि आप उसको मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप ये डिफाइन करते हैं कि उसको मेजरमेंट के बाद उसको मल्टीप्लायर क्या होगा, कि कितने टाइम जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे आप उसका